हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम साइंस के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवालों पर ही आते हैं, जिनमें से पहला सवाल इसमें कहा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बताइएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आपको पता होगी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। किस ओर बनते हैं? आगे बनते हैं। फिर अगला सवाल है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगी। यानी कि पूछा गया है कि एक समतल दर्पण पर आपतन कोण यानी कि आपतन कोण का मान पता होगा ना, कि इस कोण का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का मान, तो ये भी 30 ही होगी। कितनी होगी? 30। तो पूरा मान कितना हो जाएगी? 30 30 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 60। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बताइएगा अगला सवाल कि एक दर्पण की प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश सी चाल से आपतित होता है, तो परावर्तित किस चाल से होगी। आपको पता है किसी परावर्तक सतह पर यदि प्रकाश जिस वेग से आपतित होता है, परावर्तित भी उसी वेग से होती है। ठीक है। आपतन वेग और परावर्तन वेग भी दोनों बराबर होती है। आपतन कोण परावर्तन कोण भी बराबर होती है, तो सी चाल से ही तो परावर्तित होगी। अगला बताइएगा, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है मूल बिंदु? तो ध्रुवों पर। कहाँ लिया जाता है? ध्रुवों पर। ठीक है। अगला बताइएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है। तो उसकी गति बढ़ती है। किसकी क्या होती है? बढ़ती है। विरल माध्यम अर्थात ये सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम यानी कि कांच। विरल माध्यम पानी। तो कांच से जब पानी में जाएगा तो प्रकाश क्या होगी? प्रकाश की गति हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि सघन माध्यम में काफ़ी ज़्यादा सघनता के कारण प्रकाश उतना अच्छा से गति नहीं कर पा रहा था जितना वो विरल माध्यम में गति कर पाएगा। ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। आपतन अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण केवल तरंगदैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में यदि आती है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आती है, तो क्या बदलती है? केवल तरंगदैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति बिल्कुल नहीं बदलती है। ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होती है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होती है। तो लेंस की शक्ति इसको निकाला जाता है, तो 50 सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे? लेंस की शक्ति बराबर होता है 1/50 लिखेंगे। 1/50। और 1/50 लिखने के बाद 1/50 लिखने के बाद 50 को वही हम किस में बांटेंगे? मीटर में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? तो मीटर में। लेंस की शक्ति बराबर निकाला जा रहा है, तो मीटर में बांटेंगे। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बांटेंगे तो कितना हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर को मीटर में बांटेंगे तो हो जाएगी यहाँ पर इसको 100 से भागा देंगे, 50 दूनी 100, तो 2 चली जाएगी ऊपर। कहाँ चली जाएगी? ऊपर। इसलिए 2D। तो 2 डायोप्टर आ गया आंसर। कितना आया? 2 डायोप्टर। अगला बताइएगा, तैलीय कागज होता है, यदि कागज का सीट रहती है उसमें तेल लगा देते हैं तो क्या बन जाती है? वो पारभाषक बन जाती है। पारभासी क्या बन जाती है? पारभाषक बन जाती है। अगला बताइएगा, प्रकाश का चाल न्यूनतम होती है, तो प्रकाश का चाल किसमें न्यूनतम होती है? इस सवाल का जवाब दीजिए। तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, किसमें न्यूनतम होती है? प्रकाश की चाल कांच में अर्थात ठोस में न्यूनतम होती है। सबसे अधिक किसमें चाल करती है? तो निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। प्रति सेकेंड। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल। दृष्टिपटल यानी कि कहाँ पर बनती है वस्तु का प्रतिबिंब? कहाँ बनती है? दृष्टिपटल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रेटिना के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रेटिना के नाम से जानते हैं। अगला बताइएगा,
नेत्र को पारदर्शी अग्रभाग कहा जाता है। नेत्र का, हमारे मानव नेत्र का अगला भाग, पारदर्शी भाग क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है क्या? कॉर्निया। क्या कहा जाता है? कॉर्निया। क्योंकि नेत्र का अगला भाग यही तो रहती है कॉर्निया, पारदर्शी के रूप में। ठीक है, अगला बताइएगा, बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? तो बाईफोकल अर्थात उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों द्वारा सुधारा जाएगा। तो कौन सा? जरा दृष्टि दोष। कौन सा रहेगा? जरा दृष्टि दोष, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? रॉड कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? धुंधली रोशनी के प्रति। यदि धुंधली रोशनी आती है तो रॉड कोशिका उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में रॉड एवं कॉन कोशिका दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, जब किसी को ब्लाइंड स्पॉट का बीमारी होती है तो उसमें रॉड और कोशिका दोनों खत्म हुई रहती है उसकी। ठीक है, इस कारण से उसकी बीमारी होती है। अगला बताइएगा, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर कार्य करती है? तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला बताइएगा, किस उपकरण में धन ध्रुव और ऋण ध्रुव दोनों चिन्ह होता है? तो विद्युत सेल में एक धन ध्रुव और ऋण ध्रुव दोनों होती है ना, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एक धन ध्रुव से और दूसरा ऋण ध्रुव से, दोनों से जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को तो दोनों चिन्ह रहेंगे। एमीटर में नहीं, एमीटर में केवल श्रेणी में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है? श्रेणी में। ठीक है, तो इसमें केवल धन ध्रुव ही हो सकते हैं। कुंडली में प्लस माइनस दोनों होती है। ठीक है, विद्युत परिपथ के कुंडली में प्लस माइनस दोनों होती है। आप ही बताइए, आपके घर में जो बिजली आई है प्लस माइनस दोनों वाला आई होगी, है ना, धन ध्रुव ऋण ध्रुव दोनों वाला आई होगी। इस प्रकार से कुंडली में भी दोनों होती है, तो एमीटर हो जाएगी इसका आंसर। क्या हो जाएगी? एमीटर। अगला बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए कि एमीटर का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं। एमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं बिजली को मापने में, विद्युत धारा को मापने में। वोल्ट मीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं हम किस में करते हैं? विभवांतर को मापने में। किसको मापने में? विभवांतर को मापने में। अगला सवाल बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट का होता है? वाट अर्थात पावर अर्थात शक्ति, है ना। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। तो पावर शक्ति बराबर क्या फॉर्मूला होती है? जूल प्रति सेकेंड। यानी कि कितना एनर्जी खपत हुआ है कितना टाइम में, पर इकाई समय में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसी को तो हम शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। पर इकाई समय में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसी तो हम विद्युत शक्ति ही कहते हैं। तो विद्युत शक्ति अर्थात जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, शक्ति ऊर्जा को जूल से और समय को सेकेंड से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। विद्युत हीटर की तार की कुंडली किसकी बनी होती है? विद्युत हीटर की तार की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, किसकी? नाइक्रोम की। और टंगस्टन किसकी बनी होती है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट। और तांबा का उपयोग हम लोग करते हैं बिजली के तारों में। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला बताइए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगला बताइएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले का नाम क्या था? ऑरस्टेड साहब। कौन थे? ऑरस्टेड साहब, इन्होंने ही खोज किए थे। चुंबकीय बल रेखाएं प्रकृति होती है। चुंबकीय बल की रेखाएं की प्रकृति कैसी होती? काल्पनिक, अर्थात हम केवल सोच सकते हैं लेकिन वो दिख सकता नहीं है। चुंबकीय बल रेखा कभी दिखती है? नहीं दिखती है, लेकिन सोच सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा लग रही है, तो वो काल्पनिक होगी। ठीक है, अगला बताइएगा, अगला सवाल नंबर 23 बताइएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न किया जा सकता है? मोटर से किया जा सकता है क्या? गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से? नहीं, ये सब मापने की यंत्र है। अब मोटर यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें विद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है। मोटर से यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा प्राप्त होती है किससे? जनित्र अर्थात जनरेटर से। यदि जनरेटर चलाते हैं तो उससे विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने घरों में बिजली का सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताइएगा कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, परावर्तित होता है, बहुत अधिक होता है। तो लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बताइएगा। बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है।
अगला सवाल का जवाब दीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? हम नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसके लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? इस सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करेंगे, उसके लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए आवश्यक तत्व यहाँ पर देखने में लग रहा है यूरेनियम। कौन सा हो जाएंगे? यूरेनियम हो जाएंगे, ठीक है। अगला बताइएगा, प्रकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पर हमारे प्रकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक ऊर्जा हमें मिलती है, ठीक है। मुख्य स्रोत उसी को माना जाता है। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो जल का अर्थ हाइड्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रो होता है, ठीक है। अगला ध्यान में रखिएगा। अगला आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर AgNO3 प्रदर्शित करता है। एकल विस्थापन का अर्थ होता है कि जो कोई यौगिक है, उस यौगिक से किसी तत्व आकर के यौगिक से तत्व को हटा करके उसका अपना जगह ले लेगा, यानी कि एक बार इसको विस्थापित करेगा, ठीक है। वो एकल विस्थापन कहलाती है, ठीक है। अगला बताइएगा, साग सब्जियों के विघटित या कंपोस्ट बनना अभिक्रिया है। तो साग सब्जी जब विघटित हो जाती है, कंपोस्ट बनती है, तो क्या कहलाती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अर्थात तो उष्मा को वो बाहर निकालते हैं, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं? तो दहन ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो दहन कहलाता है, तो ऑक्सीजन की इसमें ज़रूरत हुआ तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। श्वसन, हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में कोशिकीय श्वसन होती है, उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ईंधन के रूप में, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवक्षेपण, इसमें भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन भोजन का पचना इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। अगला सवाल बताइएगा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है, C6H12O6। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए कि चीनी का सूत्र क्या होता है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, चीनी का सूत्र क्या होता है, ठीक है। आपके लिए ये सवाल छोड़ते हैं हम। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो जांच कीजिए, इसमें से ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है, ये समीकरण संतुलित नहीं है। अगला बताइएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। उसका पीएच संभावित क्या होगा? पीएच कैसा होगा? तो लाल लिटमस को नीला करने वाला का काम कौन करता है? ये तो बेस करते हैं, अर्थात क्षार करता है, ठीक है। अर्थात कौन कौन करता है? भस्म या क्षार करता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होती है, 7 से अधिक अर्थात 11, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे क्या हो जाता है? एस्द पुष्प। एस्द पुष्प क्या है? एस्द पुष्प है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड, जो जिसका गंध बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जिसका गंध बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसे एस्द पुष्प कहा जाता है। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया करने का काम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। अगला बताइएगा, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल रहते हैं? मिथेनोइक अम्ल रहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कॉपर सल्फेट हाफ H2O, कॉपर सल्फेट और हाफ H2O, यही होती है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो सिलिकॉन में देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एल्युमिनियम में 3 होती है, सोडियम में 1 होती है, फास्फोरस में 5 होती है। सबसे अधिक किसमें हुई? फास्फोरस में, ठीक है। अगला बताइएगा, क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु में का अयस्क है? क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये कॉपर धातु का अयस्क है, ठीक है। कॉपर धातु का एक अयस्क है क्यूपराइट, ठीक है। आगे ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अगला बताइएगा, गंधक की परमाणु संख्या होती है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? गंधक 16, यानी कि सल्फर से 16 गंधक, और 14 से सिलिकॉन क्या होती है? सिलिकॉन। 15 से कितनी क्या होती है? फास्फोरस। क्या होती है? फास्फोरस। 17 से क्लोरीन। आप सभी लोग कम से कम 30 तक परमाणु संख्या जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि परमाणु संख्या से भी अक्सर सवाल
पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, CO को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड समूह को क्या कहा जाता है? CHO। ईथर समूह को क्या कहा जाता है? O। क्या कहा जाता है? O कहा जाता है। एल्कोहल समूह को OH कहा जाता है और कार्बोनिल समूह को CO कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो बिल्डिंग में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिल्डिंग में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं, इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? एथीन गैस का। किसका उपयोग करते हैं? एथीन गैस का उपयोग करते हैं। अगला सवाल बताइएगा, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है सी से, कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो इसमें देखना पड़ेगा, ये कार्बन आवर्त सारणी कार्बन के परमाणु संख्या 6 है। इसको यदि बांटते हैं तो इलेक्ट्रॉनों में, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बांटते हैं तो 2 और किसमें? 4 में बढ़ती है। तो अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये कितना? 14वां ग्रुप का होगा। कौन सा ग्रुप का? 14वां ग्रुप का होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगला बताइए, इथाइन में कार्बन परमाणुओं की के बीच कितनी सहसंयोजिक बंधन है? इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी सहसंयोजिक बंधन है? इथाइन 3 कार्बन परमाणुओं के बीच का बंधन कहलाता है, इसलिए 3। ठीक है, अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन्स है? तो क्रियाशील हाइड्रोजन तो फ्लोरीन सबसे अधिक है ना। सभी हाइड्रोजन तत्व का नाम बताइए, कौन कौन से है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन है? अस्टेटिन, और भी आगे है अलग अलग प्रकार के तत्व। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला बताइए, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आप सभी को पता होगा, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अगला सवाल बताइए, आवर्त फिर आए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम बांटते हैं, तो 2, 8 और 1 किसमें बटेगी? 2, 8, 8, 1। तो अंतिम सेल में जितने इलेक्ट्रॉनिक संख्या की जरूरत या त्याग करने के लिए या ग्रहण करने के लिए जितना जरूरत होती है, वही तो संयोजकता कहलाती है। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेंगे, इसलिए संयोजकता इसकी 1। ठीक है, अगला बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा स्तंभों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग। इसकी संख्या 18 होगी। निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तत्वों में कौन सा धातु है? तो देखिए कौन सा धातु है। तत्व पहले परमाणु, नीचे वाला परमाणु संख्या होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो 6 वाले परमाणु संख्या नहीं है, कार्बन है, परमाणु संख्या नहीं है। 8 ऑक्सीजन है, नहीं परमाणु संख्या। 9 फ्लोरीन है, परमाणु संख्या है। लेकिन जरा देखिए ये क्या है? 6 वाले आधातु है, 9 वाले भी आधातु है, 8 वाले भी आधातु है। लेकिन जरा देखिए तो ये 12 वाले ये धातु हैं, जो कि एल्युमिनियम है। नहीं, एल्युमिनियम नहीं, मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। अगला सवाल बताइएगा, निम्नलिखित में वन पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो टिम्बर उद्योग, कागज उद्योग, लाख उद्योग सभी वन पर आधारित उद्योग है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइएगा, सिंचाई के लिए पौधे को जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं टपकन तंत्र। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, ड्रिप तंत्र। कौन सा नाम से जानते हैं? ड्रिप तंत्र या टपकन तंत्र। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला बताइएगा, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 1973 ईस्वी में। कब आरंभ हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला बताइएगा, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतपोषी यानी कि मृतजीवी पाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अश्वापोषी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए पेड़ पौधा में ये आ जाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधा में ये आ जाएंगे। होलोजोइक क्या कहलाते हैं? ये होलोजोइक ये कहलाते हैं, हम लोग आते हैं। होलोजोइक में कौन आते हैं? हम लोग आते हैं और अमीबा आते हैं। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, पॉलीथीन कभी नहीं अपघटित होती है, रबड़ कभी नहीं, तो घास पत्ते
मृत घास यानी मरे हुए घास पत्ते अपघटित हो जाते हैं, सड़ गल के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ कहाँ होता है? आरंभ होता है मनुष्य में पाचन की क्रिया का आरंभ होता है, कहाँ से पाचन की क्रिया आरंभ होता है, शुरू हो जाता है? तो मुख गुहा से। कहाँ से? मुख गुहा से। जिसमें से किसकी पाचन होती है? स्टार्च की। किसकी? स्टार्च की। कितनी प्रतिशत? तो 30%। कितनी प्रतिशत? 30%। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, बताइए अमाशय से कौन सा रस निकलते हैं? जठर रस। कौन सा? जठर रस। मानव के कौन से भाग में जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो ग्रास नली। किसमें? ग्रास नली। अब पाचन की सबसे अंतिम क्रिया कहाँ, प्रोसेस कहाँ होती है? छोटी आंत के इलियम वाले भाग। छोटी आंत के इलियम वाले भाग। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव में पाए जाने वाले जैव गैसीय जैव प्रक्रम को है। सजीवों में पाए जाने वाले, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। श्वसन सजीव में होवे करती है और पोषण भी होती है, प्रजनन भी होती है, इनमें से सभी होती है। ठीक है, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया हमेशा इष्ट में होती है। इष्ट अर्थात खमीर, जो सड़ाने की प्रक्रिया किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। इसी के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है, क्योंकि अल्कोहल में इष्ट डाला जाता है। इष्ट डालने के बाद उसमें सड़न की प्रक्रिया होती है, तब जाकर के अल्कोहल शराब का निर्माण होता है। ठीक है, उसे किण्वन प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला बताइए, वायवीय श्वसन में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा देखिए, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होगा। किसकी होगी? ऑक्सीजन गैस का प्रयोग होगी, क्योंकि ये वायु की उपस्थिति में ये श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, अगला बताइएगा कि कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ये ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। अगला बताइएगा, पौधे में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? पौधे में बाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो ये पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? बताइए तो। मानव का हृदय जो क्या करती है? पंप करती है, ब्लड का पंपिंग करती है, और हमारे पूरे संपूर्ण यानी कि यहाँ बीच में रहती है, अब ब्लड का पंपिंग करती है और हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में क्या करती है? फैलाती है। क्या करती है? फैलाती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी परिसंचरण तंत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिसंचरण तंत्र हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? तो रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं फाइब्रिनोजीन। कौन होते हैं? फाइब्रिनोजीन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि ब्लड का ये प्रोटीन है। ब्लड में प्लाज्मा का ये प्रोटीन है। किसका प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन, प्लाज्मा का प्रोटीन है। ठीक है, चलिए आगे बताइए, पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। पादप अपशिष्ट जो है, पादप का अपशिष्ट संचित रहते हैं छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तियों में, इनमें से सभी कहाँ रहते हैं? ये सभी जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सभी जगह, क्योंकि पत्तियों में जल के रूप में, छाल में किसमें? रेजिन गोंद के रूप में, है ना, अलग अलग प्रकार के। फिर कोशिकाओं के रिक्तियों में भी रहते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार से। अगला बताइए, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से किसका निर्माण होता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। किसका होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। अगला बताइए, वृक्क का प्रधान कार्य है। तो वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? ये उत्सर्जन करना। क्या कार्य है वृक्क का? उत्सर्जन करना, क्योंकि ये उत्सर्जन की प्रक्रिया करती है और यूरिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यूरिन का निर्माण करती है। अगला बताइएगा, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। इंसुलिन देखिए, इंसुलिन ये कौन सा हार्मोन है? जो हमारे अग्न्याशय से निकलती है। ये मनुष्य का हार्मोन है ना, मनुष्य के शरीर से निकलती है, ये मनुष्य वाला हार्मोन है। ठीक है, ये जीव वाला हार्मोन है। थायरोक्सिन, ये हमारे थायराइड ग्रंथि से निकलती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन हो गए। एस्ट्रोजन, ये क्या? हमारे जनन ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, और कौन हो जाते हैं? साइटोकाइनिन हार्मोन, ये पौधे वाले हार्मोन है ना, पादप हार्मोन है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइएगा, फल पकाने वाला हार्मोन्स का क्या नाम है? तो फल पकाने वाला हार्मोन्स का नाम कौन सा कहलाएंगे? तो ये एथिलीन। एथिलीन पादप में पाए जाते हैं, जिससे फल पकती हैं, जिससे पेड़ में फल
पक जाती है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? टोटल कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है कितनी? 24 संख्या होती है। कितनी होती है? 24। लेकिन जोड़ा में ये 12 रहता है। कितना रहता है? 12। इसीलिए ऑप्शन नंबर 12 जोड़ी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप यानी कि रक्त का चाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्त का चाप वृक्क के ऊपर पाए जाने वाले अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसी के द्वारा हमारे रक्तचाप नियंत्रित होते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हमारे हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो किस विधि से हाइड्रा में प्रजनन होता है? तो मुकुलन। आपको पता है ना, हाइड्रा है उससे हल्का हल्का मुकुल निकलते हैं। ठीक है, और ये मुकुल विकसित होकर के फिर बाद में अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग हो जाते हैं, ये इधर ये इधर अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से ये मुकुलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुकुलन कहलाते हैं। तो हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया होती है। अगला बताइएगा। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग कौन होते हैं? पुष्प का नर प्रजनन अंग पुंकेसर कहलाते हैं। और मादा प्रजनन अंग कौन कहलाते हैं? मादा प्रजनन अंग याद कीजिए कौन है? स्त्रीकेसर। कौन है? स्त्रीकेसर मादा। स्त्रीकेसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कितने भाग? 3 भाग। ठीक है, पहला भाग क्या कहलाएंगे? पहला भाग क्या कहलाएंगे? वर्तिकाग्र। दूसरा भाग वर्तिका और तीसरा भाग अंडाशय। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें से नर प्रजनन अंग में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुंकेसर। और ऊपर वाले भाग को परागकोश और नीचे वाले भाग को परागतंतु। क्या कहते हैं? परागतंतु। अगला बताइएगा, आगे बताइएगा। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु किससे बनता है? कहाँ बनता है? शुक्राणु बनता है, शुक्राणु विरीसन में बनता है। नर के विरीसन में। नर के विरीसन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसी में शुक्राणुओं का निर्माण होती है। और शुक्राणु का निर्माण होते हैं शुक्राणु जो कि क्या? शुक्राणु के समूह को क्या ही क्या कहते हैं? अस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पर्म कहते हैं, जो कि किसमें बनती है? विरीसन में बनती है। ठीक है, अगला बताइएगा। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। अगला बताइएगा। आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स से संबंध आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या है? एक प्रकार का, यह एक प्रकार का क्या है? बताइएगा, यह एक प्रकार का क्या है? बताइएगा। ये कहलाता है एक प्रकार से हमारे पूर्वज में जो पक्षी डायनासोर थे, क्या कहलाते थे? पक्षी डायनासोर्स थे, उनसे इनका प्रमाण मिलता है। तो ये जीवाश्म के रूप में भी पाए जाते हैं। इनके जबड़े और दांत, अंगुलियां, दोनों नख बाहर होते हैं। इसमें डैने पंख विद्यमान होते हैं, यानी कि उड़ने के लिए। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। अगला बताइएगा। निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घींघी। कौन कर सकते हैं? घींघी। ये अपना लिंग बदल सकते हैं। अगला बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? हमारे पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आ जाते हैं, स्थलमंडल भी आ जाते हैं, वायुमंडल भी आ जाते हैं। इनमें से सभी। ठीक है, अगला बताइएगा। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार की उपभोक्ता है? तो मेढक किस प्रकार की उपभोक्ता है? जरा देखते हैं। पहले घास को खाने वाला कौन है? घास को खाने वाला कौन सा है? घास को खाने वाला टिड्डा। कौन है? टिड्डा। ठीक है, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गया? प्राथमिक। और टिड्डा को खाने वाला मेढक, तो मेढक द्वितीय उपभोक्ता। तो क्या हो जाएंगी? द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से एक अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से एक अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है कि जो जैविक नहीं हो, जो जैविक नहीं हो। तो कौन सा है? डीडीटी, जिसका पूरा नाम होता है डाइक्लोरोडाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरोडाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, जो एक प्रकार के क्या है? ये एक प्रकार के क्या है? ये रसायन है, जो कि कीटनाशक के रूप में इसको, या फिर डीडीटी का छिड़काव करके हम खरपतवारों को भी नष्ट कर सकते हैं। खरपतवार नाशी है। ठीक है, डीडीटी कहते हैं इसको। ये जैव अनम्नीकरणीय है, क्योंकि ये जीवन को नष्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इनका ये नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये 80 सवाल समाप्त हुआ। तो
यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोग देख पाए और इस वीडियो का लाभ उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।